गुड मॉर्निंग। यूट्यूब के ये हमारा नया चैनल है, इस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जो चैनल हमने बनाया है, इस चैनल का उद्देश्य है कि आप सभी को सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए हमारी तरफ से जितना सहयोग किया जा सकता है वो मैं करूं। चूंकि एक अध्यापक का जीवन छात्रों के इर्द गिर्द ही होता है और अभी पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में बहुत से छात्रों का हमारे पास लगातार फोन आ रहा है कि सर आरएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, क्या परीक्षा पैटर्न है, थोड़ा समझा दीजिए। फोन कॉल्स के ऊपर काफ़ी बच्चों का मैंने मार्गदर्शन किया। इस दौरान मन में आया कि क्यों ना एक ऐसा चैनल बना दिया जाए जिसके ऊपर इन सभी अभ्यर्थियों की जो मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं उन बच्चों को भी उनकी सारी जितनी भी जो क्वेरीज हैं वो इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी कर सकूं। तो आज पहला ये मेरा इस चैनल का वीडियो होगा। इस वीडियो में आरएस परीक्षा का पैटर्न क्या है मैं इसको बताऊंगा। दूसरा वीडियो जो होगा उसमें सिविल सर्विस यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली जो परीक्षाएं हैं, सामान्यतः जिनको आईएएस परीक्षा हम कहते हैं, उनके परीक्षा पैटर्न के बारे में मैं विश्लेषण करूंगा। और फिर अन्य जितने भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल के, उनके लिए भी कुछ मैं मार्गदर्शन करूंगा। और फिर आपकी इसी चैनल के ऊपर लगातार क्लासें हम लोग लेंगे। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद में साइंस टेक्नोलॉजी, फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बाद में मैथ, रीजनिंग, ज्योग्राफी और अन्य जितने भी विषय हैं वो सारे विषय इस चैनल के ऊपर आपको एकदम निःशुल्क मिलेंगे। शिक्षा आप सभी के द्वार पहुंचाई जा रही है। शिक्षा का अधिकार यद्यपि हमें मिल गया था बहुत पहले, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे बच्चे मैं कोचिंग में देखता हूं जो संसाधनों के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो मेरा एक ये छोटा सा प्रयास रहेगा, सीमित संसाधनों से मैं अपने ही घर के अंदर रहते हुए ये वीडियो बना रहा हूं। और चूंकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं है, ना तो डिजिटल बोर्ड है ना ही कुछ संसाधन है, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा छोटा सा, हम तीनों के सहयोग से ये क्लास संपादित होगी। आशा है कि हम तीनों का ये जो एक मेहनत है इसको आप सराहेंगे और आप सब बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों, आप सभी को मैं कोरोना में ये कहना चाहूंगा कि घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मास्क लगा के रहें, बाहर अनावश्यक रूप से ना निकलें। आज ये बहुत बड़ी आपदा है हमारे देश के लिए। इस आपदा में अपने आप को बचाए रखना ही सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। क्योंकि यदि हम बीमार हो जाएंगे तो जितना भी जो हमारा परिवार है और हमारे राष्ट्र के संसाधन हैं वो बेवजह खर्च होंगे। तो कोशिश हमें ये करना है कि हम घर में रह करके एकदम स्वस्थ रहें और यही राष्ट्र सेवा है। आज हमारे देश के अंदर 3 लाख से भी पर डे कोरोना संक्रमित केस आ रहे हैं। बहुत व्यथित मन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि बाहर जाके कोई सेवा नहीं कर सकते हैं, हम लोग बाहर जाके लोगों को कुछ कह भी नहीं सकते हैं, तो मेरे मन में आया कि क्यों न ऑनलाइन पढ़ा करके इस राष्ट्र के जितने भी नागरिक हैं, विशेष करके वे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनके लिए छोटा सा प्रयास में कर सकूं। तो आज हम लोग पहला जो हमारा ये वीडियो होगा उसमें आरएस एग्जामिनेशन पैटर्न की हम लोग बात करेंगे। आरएस एंड आरटीएस परीक्षा जो कि आरपीएससी द्वारा ली जाती है, इन परीक्षाओं को कंडक्ट कौन कराता है? आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो कि अजमेर में हेडक्वार्टर इसका है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये ली जाने वाली राज्य की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित सेवाएं हैं। इनमें जाने के लिए बहुत से लाखों अभ्यर्थी हर साल तैयारी करते हैं। यद्यपि आरएस हर साल नहीं हो पाती और रिट पर रिट इसमें लगती रहती है, जिस वजह से एक परीक्षा वर्तमान संदर्भ में देखें तो 3-4 साल इसमें लग जाता है। फिर भी युवाओं को इसमें बहुत सारा चूंकि उत्साह रहता है और ये बहुत प्रतिष्ठित सेवाएं हैं। इनके माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग आज विवश है, एक तरह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे देश के और राज्य के हालात हैं। लेकिन वे बच्चे जो आरएस ऑफिसर हैं या आरपीएस ऑफिसर हैं या अन्य सर्विसेज में हैं,
वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट पब्लिक के साथ रह करके और उनकी सेवा कर रहे हैं। तो यही वजह है कि इन सेवाओं के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण युवाओं में रहता है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग में भी आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे। देखिए, ये जो आरपीएससी है, इस आरपीएससी द्वारा जो परीक्षा ली जाती है आरएएस एंड आरटीएस, ठीक है, इनका नाम है आरएएस एंड आरटीएस परीक्षा। आरपीएससी के द्वारा ये आरएस परीक्षा का जो पैटर्न निर्धारित किया गया है, इस पैटर्न को मैं आपको बताऊंगा और फिर हम बात करेंगे कि कैसे इसका अध्ययन हमें करना चाहिए। तो बच्चों, आरएस परीक्षा 3 चरणों में होती है वर्तमान समय में। इसका पहला जो चरण है, फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दूसरा जो चरण होगा, यदि आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरे चरण को हम बोलते हैं मेन या मुख्य परीक्षा। और इसके पास करने के बाद थर्ड स्टेज में आप चले जाते हैं, ये होता है इंटरव्यू। देखिए, पहले होता है प्री, उसके बाद मेंस और उसके बाद में इंटरव्यू, यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार। तो पहले हम एक एक परीक्षा का जो स्टेज है उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी छठवीं परीक्षा इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 से 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और इतने सारे बच्चों की कॉपी चेक करना बहुत मुश्किल और लंबे समय वाला हो सकता है। इसलिए इसको ऑब्जेक्ट तरीके से आयोग कंडक्ट कराता है। ओएमआर के ऊपर आपको इसमें करना होता है और मशीनों सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत जल्दी इसको चेक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम प्री परीक्षा के ऊपर देखें तो देखिए बच्चों, आरएस की जो वर्तमान प्रारंभिक परीक्षा है, ये कैसी है? ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, यानी इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो न्यू टाइप, जैसे हम बोलते हैं ना, पहले पढ़ते थे 10वीं तक न्यू टाइप क्वेश्चन आते थे। यानी एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें कोई सही होगा, वो हमें बबल जो ओएमआर सीट दी जाती है उसमें टिक करना है, गोले भरने हैं हमें। इस परीक्षा के अंदर कुल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 150 क्वेश्चंस। और इस परीक्षा के जो मार्क्स हैं वो हैं 200, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 1.33 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स के हैं इसमें। अब हमें यह देखना है कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा है इसका सिलेबस क्या क्या है, यानी इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो मैं ऐसा आपको कह सकता हूं कि राजस्थान बोर्ड की जो अभी एनसीईआरटी बुक चल रही है आरबीएससी के द्वारा, तो अगर 10वीं तक का आप सिलेबस पढ़ ले उसको, तो ये ही लगभग इसका आरएस प्रीलिम्स और यहां तक कि आरएस मेंस का एक तरह का सिलेबस है। इसमें क्या क्या आते हैं उन पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इस पे जाने से पहले एक चीज और बता दूं आपको, यदि आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई होंगे। मेंस परीक्षा सब्जेक्टिव होगी। ठीक है, ये कैसी परीक्षा है? ये सब्जेक्टिव है। इसका पैटर्न या कैसा है? तो ये सब्जेक्टिव इसमें पैटर्न होता है, यानी क्वेश्चन होगा और उसका राइटिंग करना, आपको उत्तर लिखना है 15 शब्दों में, 50 शब्दों में या 100 शब्दों में। 3 तरह के इसके क्वेश्चन आते हैं और अगर ये आप पास कर लेंगे तो इंटरव्यू कॉल होगा आपका, ठीक है, जो कि 100 नंबर का होगा मौखिक रूप से। ये पहली बार आपको कहां जाना होता है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी के मुख्यालय अजमेर में आपको जाना है और वहां पे आपके साक्षात्कार चल रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो यहां आपको पहली बार आरपीएससी के सामने उपस्थित होने का मौका मिलता है। मेंस परीक्षा यहां पर टोटल 4 पेपर होंगे। ठीक है, यहां कितने पेपर हैं? टोटल 4 पेपर हैं जो कि 800 अंक के हैं। हम इस पे अभी थोड़ी देर बाद में एक एक पेपर के ऊपर और बात करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया प्रारंभिक परीक्षा ये ऑब्जेक्टिव होगी। अगर प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो फिर मेंस परीक्षा के लिए आप क्वालिफाई हो गए। मेंस सब्जेक्टिव होगा, यहाँ 4 पेपर होंगे। मेंस अगर पास कर लिए तो इंटरव्यू कॉल होगा जो कि 100 अंकों का होगा। आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है
उस फाइनल रिजल्ट में प्रारंभिक परीक्षा के अंक नहीं जुड़ते हैं, यानी ये फाइनल जो रिजल्ट होता है उसमें इसका कोई अंक नहीं जुड़ेगा। 800 अंक आपके मुख्य परीक्षा के और 100 अंक आपके इंटरव्यू के, ये जुड़ करके फाइनल रिजल्ट आपका बनता है 900 अंकों में। ठीक है, फाइनल कितने में बनेगा? 900 अंक जो आपके मेंस और इंटरव्यू के होंगे, इन्हीं के आधार पे आप प्री के बाद में मेंस और इंटरव्यू के जो अंक होंगे इसके आधार पे आप पास करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा जो है आरएस की, इसका क्या सिलेबस है और इसका क्या पैटर्न है, थोड़ा सा हम इस पे देखते हैं। जो भी बच्चे अभी 12वीं पास कर चुके हैं उनको मुझे लगता है कि अभी से इसकी प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, क्योंकि आप जब 12वीं पास करके आते हैं तो 12वीं के बाद क्या होता है कि जैसे देखिए बच्चा 10वीं 12वीं तक होता है तो एकदम पढ़ाकू होता है उसकी जिज्ञासा भी बहुत ज्यादा होती है कि यार मैं आरएस बनूंगा, क्योंकि जब 10वीं में आप मेरिट में आते हैं या जो बच्चे मेरिट में आते हैं आप अक्सर उनको पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या बनना है, तो उसका ज्यादातर का आता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आरएस बनना है, प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। तो वो बच्चे ये समझ नहीं पाते कि अभी से हम तैयारी कैसे करें। तो उन सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा बेटा आप एक बार इसका पैटर्न देखो, जो आपने आज तक पढ़ा है 12वीं 10वीं तक वही सब आपको फिर पढ़ना है। आप बड़ी बड़ी फीस आप चुका करके बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते हैं, वहां भी आपको यही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोचिंग ना जाएं, कोचिंग जाइए, बेशक कोचिंग का इंपॉर्टेंस होता है, कोचिंग आपको बहुत कम समय में वो सारी चीजें पढ़ा देती है जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो बात की बात है, लेकिन आप सेल्फ अभी क्या कर सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि ये जो परीक्षा प्रणाली है इस परीक्षा के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी डिमांड क्या है, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये हमें अगर पता हुआ तो हम आगामी जो स्ट्रेटजी उसको बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 3 चरणों में एग्जाम होगा। तो पहला हम लोग देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया कि इसमें एक पेपर होगा, एक ही पेपर होगा इसमें, पहली बात। और इस एक पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, तो प्रश्नों की संख्या कितनी होंगी, तो टोटल 200 प्रश्न हैं। ठीक है, और अंक कितने होंगे, मार्क्स कितने आएंगे इसमें, तो टोटल अंक आपको मिलेंगे 200। दूसरी चीज, इसमें अगर एक प्रश्न गलत होता है तो 1/3 उसका नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी जैसे आपका मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसका 1/3 अंक काट लिया जाता है इस परीक्षा के अंदर, यानी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। बात सबके क्लियर हुआ ना। तो इस परीक्षा के अंदर यह भी ध्यान रखना कि अगर आपको प्रश्न आ रहा है तो ही उसको गोले को हम भरेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, क्योंकि वहां लालच आता है कि यार भर दूं, कभी नहीं करना चाहिए। नेगेटिव कई बार ऐसा होता है कि आपने 50 क्वेश्चन मान लो अटेम्प्ट किए, उनमें आपके 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो सही और बाकी सारे गलत हो गए, तो आपके नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे वहां पे। तो ऐसी गलती नहीं करना है कभी भी, यदि सही है तो ही अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। हम इस पर और बात करेंगे अभी। अब हमें यह देखना है कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो बहुत सिंपल है इसका जो सिलेबस है, इसमें देखिए पहली चीज आपको पढ़ना है इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट जो आपको पढ़ना है वो क्या है, हिस्ट्री पढ़ना है। अब इतिहास कौन कौन सा, तो पहला हमें पढ़ना है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का इतिहास, इसी में थोड़ा और अपन लिख सकते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, कला और संस्कृति की भी हम बात कर ले यहां पे। तो हमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, इन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, और फिर दूसरा हमें पढ़ना है इसमें भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, भारत का इतिहास, भारत की कला और संस्कृति, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो 2 ही चीजें आपको पढ़ना है इसमें, एक राजस्थान का हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, और दूसरा आपको पढ़ना है भारत का इतिहास, कला और संस्कृति। दूसरा हम लोग देखें
तो इसमें आपको पढ़ना होता है राज व्यवस्था। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटी। ठीक है, राज व्यवस्था, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए, राजस्थान का तो कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम राजस्थान की इसमें पूछी जा सकती है। तो इसमें आपको दो चीजें देखनी है, एक भारत का, तो भारतीय राज व्यवस्था, और दूसरी राजस्थान की राजनीति। ठीक है, ये दो चीजें आपको देखना है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको देखना है बच्चों, एक तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये आपको देखना, और बहुत से इसमें करंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर रिलेटेड। राजस्थान की राजनीति, तो राजस्थान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर तीसरा आपको इसमें देखना है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ठीक है, तीसरा क्या है, मुख्य इसका इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी में भी क्या क्या आएगा, तो पहला राजस्थान की इकोनॉमी। ठीक है, राजस्थान का इकोनॉमी। उसके बाद में आपको पढ़ना बेटा इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। ठीक, इसी से ज्यादा क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं। और तीसरा होगा फिर विश्व की अर्थव्यवस्था, या वैश्विक अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी राजस्थान, भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था आपको इसमें पीटी के अंदर पूछी जाती है। और इससे लगभग 20-25 क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आपको पढ़ना है ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल, भूगोल में किस किस का पढ़ना है, तो मैं बात कर रहा था भूगोल। ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा, तो इसमें भी वही आएगा, राजस्थान का ज्योग्राफी, भारत का, इंडिया का ज्योग्राफी और वर्ल्ड का ज्योग्राफी। ठीक है, यानी तीनों का भूगोल आपको देखना है, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड। यहां से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चार ऐसे सब्जेक्ट है जहां से आपको आरएस प्रारंभिक परीक्षा में काफी प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग हम कह सकते हैं कि यहां से आपको 50% सिलेबस कवर कर लेगा। ठीक है, अब इसके आगे अगर बात करें तो आगे कौन कौन से आएंगे इसमें, वो आपको देखना है। अगला इसमें आपको पूछा जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान का तो कुछ अपना है नहीं। ठीक है, तो जो जनरल साइंस है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां से कुछ क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के। और बाकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, या रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, यानी ये सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। और राजस्थान के अंदर कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिसर्च होता है, तो उससे भी क्वेश्चन यहां पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आपको देखना है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहां पूछे जाएंगे।
ठीक है। और उसके बाद में आपको यहां देखना है समसामयिकी, यानी करंट अफेयर। देखिए समसामयिकी या करंट अफेयर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर ऐसी कोई भी घटना जो राजस्थान के राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हो, राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित हो, ठीक है, या राजस्थान में कोई और विशेष व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे, कोई भी घटना जो राज्य के महत्व की हो, और कोई ऐसी पॉलिटिकल घटना या इकोनॉमिक इवेंट या कोई घटना या कोई पॉलिसी जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण हो, और इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड लेवल की कोई ऐसी घटना जो पूरे के पूरे विश्व पे प्रभाव डालती हो, या उसका संबंध भारत से हो या भारत के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है, ऐसी चीजें इसके अंतर्गत हमें पढ़ना चाहिए। और ये आप जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे आप भास्कर पढ़ते हो, पत्रिका पढ़ते हो, दैनिक जागरण नेशनल एडिशन पढ़ते हो, या द हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, कोई सा भी आप न्यूज़पेपर पढ़े, तो उनमें आपको दो तीन चीजें देखनी चाहिए कि आपके काम की उसमें करंट अफेयर कौन कौन सी है। ऐसी कोई न्यूज जिसका संबंध किसी पॉलिसी के निर्माण से है, ऐसी कोई न्यूज जिसका संबंध इकोनॉमी की कोई बहुत बड़ी घटना से है, ऐसी कोई न्यूज जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, ऐसी कोई न्यूज जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई और पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली है, ऐसी कोई अंतरराष्ट्रीय घटना जिसका संबंध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारत से है, यह पूरी दुनिया पे जिसका प्रभाव पड़ने वाला है, और राज्य के ऊपर कोई पॉलिटिकल इवेंट हुआ, कोई मान लीजिए बड़ी इन्वेस्टमेंट समिट हुई, इस तरह की चीजें आपको इसमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसमें आपको पढ़ना है सरकारी योजनाएं, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो राज्य सरकार की प्रमुख सामाजिक जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, वो आपको देखना चाहिए, जैसे महिलाओं के कल्याण के लिए, दिव्यांग के कल्याण के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हो गई, शिक्षा के लिए हो गई, या रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हो गई, ठीक है। जितनी भी सरकार की योजनाएं चलाई जाती है वो आपको पता होना चाहिए, चूंकि आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले हैं और पॉलिसी मेकिंग में भी आपका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, तो इसलिए इन सारी योजनाओं को आपको पता होना चाहिए, इन योजनाओं के बारे में, और इन योजनाओं की जितनी भी जो प्रमुख बातें हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, इनकी चुनौतियां क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब इसमें पूछी जाती है। इसी तरह भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद में आपको पढ़ना होता है गणित, मैथ, ठीक है, और रीजनिंग। देखिए मैथ और रीजनिंग क्यों, कैलकुलेशन आपको क्या जरूरी है, तो सामान्य गणित आपको पता होना चाहिए, 10वीं तक का जो बेसिक गणित इसके अंतर्गत बेसिक न्यूमरेसी आपको पूछा जाता है, और रीजनिंग ये तार्किक जो क्षमता है वो आपकी बढ़ाता है, इसलिए ये सिलेबस के अंदर जोड़े गए हैं। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, यानी इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, और ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ना है, करंट अफेयर आपको देखना है, सरकार की प्रमुख योजनाएं देखनी है, इसके साथ साथ मैथ और रीजनिंग देखना। ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस हो गया। और इसके लिए जो बुक्स आप देख रहे हैं, तो बच्चों एक तो जो आरबीएससी वाली एनसीईआरटी अभी चल रही है वो आप फॉलो कर सकते हैं, अथवा जैसे मान लीजिए आप अलग अलग सब्जेक्ट की आप बुक्स की बात करें, तो वो जैसे जैसे हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे हर सब्जेक्ट के लिए आपको बेसिक पुस्तकें बता दिया जाएगा। जैसे आप पीएमएच पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत वाली, पॉलिटी के लिए या इकोनॉमी के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें रमेश सिंह या लाल पढ़ते हैं, ठीक है। साइंस टेक के लिए पढ़ते हैं तो एक तो विज्ञान प्रगति जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैगजीन आती है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा टीएमएच या विवास पेनोरमा या द हिंदू का जो गुरुवार को अंक आता है वो आप पढ़ते हैं। दैनिक जागरण के लास्ट पेज के ऊपर भी इसमें बहुत सारी आती है। विभिन्न प्रकार की मैगजीन आप पढ़ते हैं जैसे क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, इनके अंदर भी आपको इसमें पता चल जाता है। तो ये चीजें आपको इसमें देखनी है और बाकी हम लोग आगे बातचीत करते जाएंगे तो वहां आपको समझाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा का सिनेरियो आपके क्लियर हो गया। प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे,
3 घंटे के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, और OMR आपको भरना होता है। 1 दिन में ये परीक्षा संपन्न हो जाएगी। अब अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो बच्चों अगला पड़ाव आपका आता है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्यतः 3-4 महीनों के बाद में आपकी मुख्य परीक्षा संपन्न होती है। यद्यपि आप RS का अभी तक का जो इतिहास देखें तो प्रारंभिक परीक्षा के काफी समय बाद ये मुख्य परीक्षा होती है। फिर भी हम मान के चले, पॉजिटिव सोचे कि 4 महीने मान के चल लीजिए, इसके बाद में आप मुख्य परीक्षा देते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में बेसिक अंतर क्या है? देखिए, ये दोनों आपके नॉलेज के परीक्षण के लिए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आपके सामने पेपर है, उसी में उसका उत्तर है, आपको बस खोजना है कि उत्तर कौन सा है, तो थोड़ा सिंपल है, ठीक है। और दूसरी चीज, वहां पर आपको जब विकल्प दिए रहते तो हमारा ब्रेन है वो तुरंत उसको सोच के बता देगा कि हाँ यार ये सही है, ये गलत हो सकता है। दूसरा, कई बार ये भी होता है कि जब प्रारंभिक परीक्षा में आपके सामने ऑप्शंस होते हैं तो हम ये सोचते हैं ये भी सही है, ये भी सही है, तो एक तरह से आप सोचते हैं यार सारे कर दे, यानी आपका कितना कंट्रोल है अपने ऊपर, ये भी उसमें चेक किया जाता है। और आपको तनाव भी दिया जाता है, उसमें आपको लग रहा है यार पढ़ा तो था अभी लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, तो ये भी उसमें चेक हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा के अंक नहीं जुड़ेंगे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा पास करना जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तभी मुख्य परीक्षा के लिए आप अपीयर होंगे। अब ये जो मुख्य परीक्षा है ये सब्जेक्टिव परीक्षा होती है, इसके पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। और मैंने आपको बताया कि टोटल कितने पेपर हैं, तो टोटल इसमें बेटा 4 पेपर होते हैं, ठीक है। और एक पेपर का अंक कितना है? 100 अंक। इस हिसाब से ये कितना हो गया? 800 अंक, ठीक है। मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, 4 पेपर होंगे, एक पेपर 100 अंक का, इस हिसाब से टोटल मार्क्स कितने होंगे? 800। अब इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह के प्रश्न होते हैं? तो देखो बच्चों, इसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 2 अंक वाले होते हैं, ठीक है। इनके जो शब्द सीमा है, इन प्रश्नों के लिए जो शब्द सीमा है यानी वर्ड लिमिट, वो है 15 शब्द। अब देखिए इसमें लिखा क्या गया है कि 15 शब्दों में उत्तर दे, लेकिन इसके लिए 3 या 4 लाइन दी जाती है, वहां पे 4 लाइन होती है नॉर्मली, उनको आपको लिखना है। तो 4 लाइन में जितना इसका उत्तर आ जाए वो आपको भरना चाहिए, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं है कि 15 शब्द होते ही खत्म कर देना है, ये भी जरूरी नहीं है कि 5 शब्दों में ही करना चाहिए या 25 शब्द हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कम से कम शब्दों में जो पूछा गया है उसको पूरी तरीके से आप लिख दें, और जो वहां स्पेस दिया गया उसको आप अच्छे से भर दीजिए, ठीक है। तो 15 से 20 या 10 से 20 शब्द भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 10 में ही उत्तर हो गया तो कोई बात नहीं, आप 10 में लिख दीजिए। किसी ने उसको 15 में लिखा, किसी ने उसको 20 में लिख दिया, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना पूछा गया है ना वो उसमें जरूर आना चाहिए, गैर जरूरी चीजों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि टाइम भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले आपको ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, क्योंकि इनसे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में 16 क्वेश्चन आपके होते हैं जिनके 5 अंक होते हैं, और इनकी जो वर्ड लिमिट है, शब्द सीमा, यह है 50 शब्द, ठीक है। 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, तो 25 2 अंक इनके हो गए, टोटल 50 अंक, और इनके हो गए 80 अंक, ठीक है। ये जो 16 क्वेश्चन है इनको हमें लगभग 7 से 8 लाइन वहां दी जाती है, उसमें लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पतले पतले लिखते हैं, एकदम छोटे छोटे शब्द, वो ज्यादा लिख देते हैं वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 7 50 ऐसे काउंट करेगा। नॉर्मली ये होता है कि भाई आप बहुत लेंदी ना लिखें, बहुत अनावश्यक चीजें ना लिखें, जितना जरूरी है उस चीज को आप प्रॉपर तरीके से वहां लिखें, तो आपके अच्छे मार्क्स इसमें आते हैं। उसके बाद में बच्चों 7 क्वेश्चन आपके 10 अंक वाले होते हैं,
जिनकी शब्द सीमा 100 शब्द है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 70 अंक। यानी 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंक आपको 10 मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के मैक्सिमम। आप कितना अच्छा लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं इसमें। और 100 शब्द आपको एक प्रश्न के लिए दिए जाते हैं, तो इसमें भी वही है 100। इसका मतलब 120, 25 भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 80 में भी आपने उत्तर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना पूछा गया उसकी मेन थीम, उसका मेन डिमांड है, वो आपने पूरा कर दिया। रेशनल एंड रिक्वायर्ड चीज आपने लिख दी तो फिर आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले कोशिश करें ये जो अंक वाले हैं इनको आप निपटा ले, फिर इनको करें और लास्ट में आप इनको कर ले। इनको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी आ रहा हो आपको। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि खाली छोड़ देते हैं, तो खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा यह मानना है कि पहले आप वो क्वेश्चन करें जो आपको आ रहे हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। उसके बाद में जो आपको कम आ रहे हैं उनको कीजिए, और लास्ट में जो बिल्कुल नहीं आ रहे, थोड़े बहुत आप जानते हैं, मान लो एक लाइन ही आपने लिखा, एक लाइन का आपको 0.5 मार्क्स मिल गया इसमें, तो क्या दिक्कत है? हो सकता है 0.5 से आपकी रैंक सुधर गई, हो सकता है आपका चयन हो गया। तो कभी भी इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं चाहिए। कई मैंने कॉपी चेक किए यहाँ टेस्ट सीरीज में, तो बच्चे इनको छोड़ देते हैं। गलती नहीं करना है ऐसा, कुछ लिख के आइए उसमें, लेकिन लिखना जरूर है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से 25, 16 और 7 क्वेश्चन आपको वहां पूछे जाते हैं एक पेपर में, और टोटल आपके अंक होंगे, देखिए यहां पे 8 और 130 और 70, 200 अंक। तो मैंने आपको कहा कि 4 पेपर होते हैं। ठीक है, और सॉरी यहां पे मैंने 100 अंक लिख दिए, ये 200 है बच्चों, इसको आप सुधार लेना। 4 पेपर और 200 अंक तभी होंगे 800, तो 200 अंक का एक पेपर होगा। बात सबके क्लियर हुआ? अब हम लोग देखते हैं कि कितने पेपर हैं और उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम आगे पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। देखो बच्चों, आरएस मुख्य परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है, इसमें मैं एबीसी 3 यूनिट में इसको बांट लेता हूं। यह है इतिहास, कला एवं संस्कृति, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। शॉर्ट में हमने इसको लिख लिया, और आगे जो भी है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इतिहास, कला एवं संस्कृति यानी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें पहला जो है वो है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो हो गया पहले पेपर में इतिहास, कला एवं संस्कृति, एक पेपर फर्स्ट है, और प्रत्येक पेपर में 3 यूनिट हैं। जैसे यूनिट नंबर 1, फिर यूनिट नंबर 2 होगी इकोनॉमी, और यूनिट नंबर 3 होगी उसमें सोशियोलॉजी, और वो देखेंगे। तो हम पहला यूनिट देख रहे हैं, यूनिट पेपर फर्स्ट का पहला यूनिट जिसमें हिस्ट्री, कला और संस्कृति है। उसमें भी पहली चीज आपको क्या पढ़ना है? राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, और इसमें ABCDE यानी 5 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद में दूसरा आपको इसमें देखना है भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसमें एंशिएंट इंडिया आ गया, मिडिवल के बारे में थोड़ा पूछा गया, और उसके बाद में आधुनिक भारत और आफ्टर इंडिपेंडेंस तक का आपको हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, इसमें धर्म, दर्शन और इनकी भी बातें हैं, कला, संस्कृति, ये सारी चीजें आपको इसमें देखना है। और तीसरा बेटा आपको इसमें देखना है आधुनिक विश्व का इतिहास।
मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको पेपर फर्स्ट के पहले यूनिट में पढ़ना है, जिसमें इतिहास, कला और संस्कृति है। ठीक है, ये चीजें आपको इसमें देखना है। फिर अगर हम दूसरा यानी बी पार्ट देखें इसका, तो उसके अंदर है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था, इसमें क्या क्या अर्थव्यवस्था किसकी पढ़नी है, तो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है विश्व, भारत व राजस्थान। ठीक है, एक ही लाइन में लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था, विश्व, भारत और राजस्थान की इकोनॉमी। तीन पार्ट में इसको बांट के दिया है, ये आपको पढ़ना वहां पे। और फिर सी, जो पार्ट सी है, इसमें तीन चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, 60 अंक का है, 20 नंबर का सोशियोलॉजी, 20 नंबर का मैनेजमेंट और 20 नंबर का ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। देखो सी में इसकी तरह बांट दिया गया। ठीक है, पहला सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, 20 अंक का दिया हुआ है। और दूसरा आपको दिया हुआ है प्रबंधन, मैनेजमेंट। और तीसरा है लेखांकन एवं अंकेक्षण। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट। अब इसको आपको ध्यान रखना है, इसके मेन चीज है ए और बी, उतना ही महत्व इसका भी है। बच्चे क्या करते हैं, जो भी मेंस दे रहे होते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती और उसका खामियाजा इस बार बहुत से बच्चों को मिला है, वो सिलेक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं। बच्चे सोचते हैं कि यार मेंस के अंदर पेपर फोर्थ को पढ़ ले, स्कोरिंग है भाई, 120 नंबर का हिंदी, 80 नंबर का इंग्लिश है, और उसी के पीछे लगे रहे हैं, सिर्फ हिंदी हिंदी हिंदी। और फिर भी उसके अंदर नंबर कितने मिले, 80, 85, किसी मान लो बहुत ज्यादा नंबर है तो कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको 100 प्लस नंबर उसमें आए होंगे पूरे पेपर के अंदर 200 में से। ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किसमें किया, फोर्थ पेपर के अंदर। ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की इस बार बच्चों ने। मैंने काफी बच्चों जो फेल हो गए, उनके जब मार्कशीट चेक की तो उसको देखकर बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ कि सब बच्चों ने दो गलतियां की। जो यूपीएससी की तैयारी करके आरएस दिए, उन्होंने फोकस किस पे कर लिया, फोर्थ पेपर पे और राजस्थान वाले पोर्शन पे। तो आप देखेंगे कि सबसे कम नंबर आए फर्स्ट पेपर में। उसकी एक वजह क्या है, सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करके आए थे वो इसके ऊपर फोकस हो गए, केवल इसी के थोड़े क्वेश्चन आएंगे, ये भी पढ़ना था, ये भी पढ़ना था, ये भी पढ़ना था। ठीक है, और इनको तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। सी पार्ट जो होता है पेपर का, चाहे पेपर फर्स्ट में देख लो या पेपर थर्ड में देख लो, उसको कोई ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है, ये भी 60 नंबर दिलाता है, और आपके पूरे पेपर के अंदर कितने नंबर आए, मैक्सिमम बच्चों के 60, किसी के 44, किसी के 80, ये नंबर है। कोई एक आधा बच्चा होगा जिसने 100 क्रॉस किया और वो इस बार इंटरव्यू दे रहे होंगे, वो ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको अप्रोच सेलेक्टिव नहीं, सारे के सारे को पढ़ना है। इतिहास राजस्थान का भी, भारत का भी, विश्व का भी, इकोनॉमी वर्ल्ड इंडिया राजस्थान सारा देखना है। सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और बिजनेस, ये छोटे छोटे पर्सन हैं लेकिन 20 नंबर का है, और इसमें 2 नंबर और 5 नंबर वाले आएंगे तो नंबर ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। 2 नंबर में एक भी मिल गया तो 50% लिया है, लेकिन जो 10 नंबर वाला होता है उसमें ज्यादा नंबर आते नहीं है, 5, 6, 7, इससे ज्यादा कोई ला ही नहीं पा रहा उसमें। तो सेलेक्टिवली सबको पढ़ना है बेटा। आपको फर्स्ट पेपर क्लियर हुआ सभी का। अब हम देखते हैं सेकंड पेपर, दूसरा पेपर क्या है इसका। देखिए सेकंड पेपर में भी 3 यूनिट हैं। पार्ट ए जो है
इसमें है प्रशासकीय नीति शास्त्र, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और सी पार्ट है इसमें भूगोल। विश्व, भारत और राजस्थान। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। इसमें सेकंड पेपर में 3 यूनिट दी गई है और तीनों बड़े पोर्शन हैं, काफी इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, प्रशासकीय नीति शास्त्र। दूसरा है विज्ञान, तो विज्ञान के अंदर आपको जनरल साइंस में सारी चीजें पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, इसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, इसमें आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, राजस्थान का भी पोर्शन पढ़ना है। इसी में पर्यावरण और पारिस्थितिकी दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, विज्ञान के अंदर ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी आपको दी गई है, वो भी यही पढ़ना है मेंस के अंदर। और प्रौद्योगिकी में आपको 5 प्रौद्योगिकी पढ़नी है, जो मैंने पहले पीटी में भी आपको बताई थी। मेंस में स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, बाकी आपकी सारी प्रौद्योगिकी है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर बेसिक पढ़ना है आपको। इसके बाद में ये जो माइक्रोवेव है उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको इसमें जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो पढ़ना है। ठीक है, फिर नाभिकीय ऊर्जा आपको पढ़ना है, इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है, डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, ये और सारी की सारी जो प्रौद्योगिकी अभी चर्चा में है, इन सबको भी आपको इसमें जरूर देखना चाहिए। और भूगोल के अंदर तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल इसके अंदर पूछा जाएगा। बात सभी के समझ में आ गया। इसमें यह है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 10 नंबर वाले क्वेश्चन तीनों यूनिट के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे पेपर फर्स्ट के अंदर आपने देखा कि जो सी पार्ट था, यानी सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, उसमें या तो आपको पूछा जाएगा 2 नंबर वाला या तो 5 नंबर वाला, लेकिन इसमें इस तरह का नहीं है और इक्वल वेटेज है तीनों पेपर को, तो सबको बराबर ध्यान देना है। सेलेक्टिव अप्रोच कहीं नहीं अपनानी है। अगर कोई इसमें कमजोर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, तो इसको ज्यादा पढ़िए। ठीक है, भागिए मत, जो टफ है वो भागिए मत, नंबर ज्यादा मिलेगा आपको वहां से। और जो आपका एकदम इजी लगता है, चाहे वो एथिक्स हो चाहे ज्योग्राफी हो, उसको और बेहतर कीजिए, लेकिन जो कठिन लगता है उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। बात सबके क्लियर हुआ। उसके बाद में हम चलते हैं थर्ड पेपर में, उसका क्या सिलेबस है। तो चलिए थर्ड पेपर में हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, थर्ड पेपर में भी 3 यूनिट है। पहला जो यूनिट है इसमें क्या क्या है, तो इसमें है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति, समसामयिकी। देखो 3 चीजें ए यानी पहले यूनिट में है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसी में राजस्थान का पॉलिटिक्स भी दिया हुआ है। फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी इसको हम आईआर कह सकते हैं, और करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपको पूछा जा रहा है मेंस के पेपर नंबर 3 में। ठीक है, उसके बाद में बच्चों आपको जो दूसरा इसका पार्ट है, यानी हम कह सकते हैं यूनिट बी, इसके अंदर आपको पढ़ना है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एवं प्रबंधन। ठीक है, लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं एवं गत्यात्मकता, ऐसे करके पूरा है।
तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बेसिक मैनेजमेंट की चीजें आपको इसमें देखनी है। और फिर तीसरा जो है इसमें बेटा 3 चीजें हैं, जैसे फर्स्ट पेपर में सोशियोलॉजी, फिर मैनेजमेंट, फिर ऑडिटिंग और अकाउंटिंग था, वैसे ही इसमें जो सी है उसमें एक है खेल एवं योग, स्पोर्ट्स एंड योगा। दूसरा इसमें आपको पढ़ना है व्यवहार, बिहेवियर, ठीक है, यानी थोड़ा बहुत इसमें आपको साइकोलॉजी का पार्ट भी देखना है। और तीसरा है विधि, लो, ठीक है। 4 इसमें आपको यूनिट विधि के अंदर देखने हैं। तो ये है थर्ड पेपर। इसमें पहला जो यूनिट है उसमें है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और करंट अफेयर। उसके बाद में बी जो यूनिट है या पार्ट 2 है उसमें आपको देखना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। और जो पार्ट सी है उसमें बेटा आपको देखना है खेल और योग, व्यवहार और विधि, यानी 20 नंबर का खेल और योग है, 20 नंबर का व्यवहार है और 20 नंबर का विधि है। तो 60 नंबर के ये हो गए और बाकी 70 नंबर के हम कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और करंट अफेयर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। इसमें भी बच्चे सेलेक्टिव हो जाते हैं, बच्चे इन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि यार 60 नंबर का 20-20 नंबर के इनको कौन पढ़ेगा, इतना क्यों पढ़ना। लेकिन 60 नंबर छोटे नहीं है, 60 नंबर बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। और अगर आप इस पोर्शन को भी बहुत अच्छा कर लेते हो, बहुत सिंपल है ये स्पोर्ट्स, आपको पूरा का पूरा आप खेलते हैं एक तो वैसे भी, और बहुत इंटरेस्टिंग है। योगा के बारे में एक दिन का 5-6 घंटे का आप पढ़ सकते हैं इसमें आराम से। बिहेवियर और विधि ये बहुत सिंपल है, 1 महीने के अंदर इनको आप अगर 2-2 घंटे भी पढ़े तो आराम से इसको कर सकते हैं। यानी 60 नंबर 60 घंटे के अंदर आप ला सकते हैं। इनको जितना वेटेज दे उतना ही इसको भी देना चाहिए आपको, चाहे नंबर भले ही कम है तो क्वेश्चन कम आ रहे हैं इनके, ठीक है। और फिर हम चलते हैं 4th पेपर में, जिसके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं उसको भी हम लोग थोड़ा मिटाने की कोशिश करेंगे ताकि आगामी समय में कोई गलती ना करें। हमारा उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा पास करना है और पास करके अच्छी रैंक लानी है, ठीक है। तो चलिए 4th पेपर को हम देखते हैं। देखिए ये जो 4th पेपर है इसको हम कह सकते हैं ये भाषा का परीक्षण है, ठीक है। भाषा का परीक्षण, इसमें पहले 3 लैंग्वेज थी, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी, लेकिन बाद में राजस्थानी को हटा दिया और 20 नंबर की वो आती थी, वो 20 नंबर हिंदी में जोड़ दिए। तो हिंदी आती है 120 नंबर की, यानी 2 इसमें है। पहला सामान्य हिंदी, और दूसरा है जनरल इंग्लिश या सामान्य अंग्रेजी। एक 120 अंक का हिंदी है और 80 मार्क्स का अंग्रेजी है। अब ध्यान से समझ लें इसको। सामान्य हिंदी को आप अगर राघव प्रकाश की पुस्तक पढ़ ले, पीसीपी वाली जो आती है, तो आप आराम से उसको निकाल लेंगे, ठीक है। जितना आप उसको पढ़ेंगे उससे ज्यादा चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको मेहनत करोगे नंबर, अभी तक का जो मेरा अनुभव है बच्चों को कितने आ रहे हैं, पूरे 200 में से हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा 120-130 नंबर आए होंगे जो इंटरव्यू दे रहे हैं उन बच्चों की बात है। बाकी अभी तक मैंने लगभग जो फेल हो गए हैं उनमें 100-150 बच्चों की मार्कशीट देखी तो उनके सबसे कम नंबर 4th पेपर के अंदर है। और मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सर हमने सबसे ज्यादा फोकस इसी पेपर पे दिया, यही हमारी गलती हुई। तो चूंकि हिंदी आप निकाल लेंगे इजीली, थोड़ा बहुत अगर इसमें पढ़ लेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो जो चीज आपको बहुत आसान लग रही है उसी के लिए आपने सबसे ज्यादा टाइम खपा दिया, बहुत ज्यादा इसके लिए कोचिंग किया आपने, बहुत ज्यादा एफर्ट किया, बहुत ज्यादा पुस्तकें पढ़ी, इतना मत कीजिए, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है हिंदी और अंग्रेजी इसका हवा नहीं बनाना है कि 200 में 200 ला सकते हैं, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो 200 में 200 लिया है। और विरले तो मिल ही जाते हैं, अपवाद मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस पेपर को उतना ही वेटेज देना है जितना बाकी पेपर को दे रहे हैं, ज्यादा नहीं देना आपको। मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं, बाकी जितने भी टीचर से आप मिलेंगे वो आपको कहेंगे 4th पेपर पढ़ लो, बस वो आपका
रामबाण है, उसी से आप पास होगे। तो मैं कह रहा हूं चारों पेपर पढ़ो, चारों को इक्वल वेटेज दीजिए और चारों के लिए समान आपको अभ्यास करना, तब जाके आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। अन्यथा जब आपका रिजल्ट आता है तो मायूस होंगे और फिर आप इसमें सुधार करेंगे। फर्स्ट पेपर में नंबर सबसे कम है इस बार, ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने उसमें ध्यान ही नहीं दिया रही, इतिहास है, इकोनॉमी है, ये सब तो हम कर ही लेंगे। और 60 नंबर का जो उसमें सोशियोलॉजी, प्रबंधन, लेखांकन और ये था, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमने उसमें भी किस पे फोकस किया? राजस्थान वाले पे। तो ये गलती नहीं करना है, हर को इक्वल वेटेज देना है, सबको बराबर पढ़ना है। तो चारों पेपर मुख्य परीक्षा के आपके मैंने बता दिए। फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और लेखांकन और अंकेक्षण। सेकंड पेपर में एथिक्स, जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी एंड जियोग्राफी। थर्ड पेपर में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, करंट अफेयर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स, लोक प्रशासन, खेल, योग, व्यवहार और विधि। और फोर्थ पेपर आपके सामने हिंदी और अंग्रेजी। इस तरीके से मुख्य परीक्षा में टोटल 4 पेपर है और एक पेपर 200 अंक का है। इस हिसाब से आपको 800 अंक मिलेंगे। प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो उसके नंबर नहीं जोड़ेंगे, लेकिन पास होगे तभी तो मेंस दोगे, तो एफर्ट उसके लिए भी करना है। कभी भी प्री के लिए अलग से नहीं पढ़ना चाहिए, एक साथ आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि प्री और मेंस एक साथ पढ़े। प्री से पहले मेरा मेंस का तैयार हो जाए, ठीक है, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। चूंकि पीटी पास करने से कुछ नहीं हो जाएगा, तो अप्रोच ऐसी रखिए कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा ये एक साथ पढ़े, चूंकि अलग कुछ है ही नहीं। वही चीज हिस्ट्री आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी पढ़नी है, वही आपको मेंस के लिए भी पढ़ना है। अप्रोच क्या है? एक जगह आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं और दूसरी जगह सब्जेक्टिव देखते हैं। तो जब आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लिखें और उनको चेक करवाइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज इसके लिए चलाई जाती है विभिन्न कोचिंगों में, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा के बाद में। तो मुख्य परीक्षा वही बच्चा ज्यादा इसमें ला सकता है जो ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करेगा। पहले ही दिन से आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग पे बल दिया जाना चाहिए। मैं एक दिन आंसर राइटिंग पे भी आपकी क्लास ले लूंगा कि जैसे जो टेडलर वर्ड्स होते हैं उनका क्या महत्व होता है, 15 शब्द के अंदर कैसे अच्छा उत्तर लिखें, 50 में कैसे लिखें, चार्ट कहां पे बनाए, ठीक है। ये चीजें हम बाद में देख लेंगे जब क्लासें यहां कंटिन्यू चलती रहेंगी। अब हम आते हैं साक्षात्कार पे, इंटरव्यू, ठीक है। देखिए बच्चों, आरएस के अंदर ये आता है 100 अंकों का, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। और इसमें क्या पूछा जाता है? तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इसका कोई सिलेबस नहीं है। साक्षात्कार जब आप देने जाते हैं आयोग के समक्ष, तो आयोग क्या पूछेगा बोर्ड मेंबर्स के मूड पर डिपेंड करता है। बोर्ड मेंबर्स आज क्या पढ़ के आए, न्यूज में क्या चल रहा है, ठीक है। आपके पहले कोई इंटरव्यू देके गया, वो उसका बिहेव कैसा था, वो कैसा व्यक्ति था, इन सबसे चीजें निर्धारित होती हैं। किंतु फिर भी आपको इसमें मोटा मोटी क्या चीजें देखना चाहिए? तो एक तो आप अपना जो बायोडेटा है, इससे रिलेटेड चीजें आपको देखना चाहिए। जैसे आपके होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार, जैसे इंटरव्यू में बड़ा ही मतलब आयोग क्या कर रहे हैं, पैटर्न तुरंत बदल रहा है। शुरुआत में होम डिस्ट्रिक्ट पे बहुत क्वेश्चन पूछे, 10 दिन बाद बंद कर दिया और 5 दिन तक बिल्कुल होम डिस्ट्रिक्ट पे एक भी प्रश्न नहीं पूछा, और अब लास्ट में आते आते फिर होम डिस्ट्रिक्ट पे प्रश्न पूछ लिए। तो अगर कोई ये कहे कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं पढ़ना चाहिए तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि आयोग क्या पूछ रहा है पता नहीं है। बात समझ रहे हैं? एक दिन चेयरमैन साहब आके बोले कि होम डिस्ट्रिक्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और उसके बाद में कुछ बच्चों ने बताया कि सर आज हमसे होम डिस्ट्रिक्ट पे ही प्रश्न पूछे, चूंकि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। और काफी बच्चों के मैंने मॉक इंटरव्यू लिए हैं, लगभग 4000 से ज्यादा बार मैंने मॉक इंटरव्यू इस बार लिए बच्चों के, और उनके फीडबैक के आधार पर मैं आपको सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको इसकी प्रिपरेशन क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके बायोडेटा के ऊपर तो आरएस के अंदर आपका नाम नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता आपने 10वीं कहां से की, 12वीं कहां से की, कॉलेज कहां से की,
अच्छा, पहले आपने बीटेक किया तो फिर आगे आपने पीजी आर्ट्स से क्यों किया, इस तरह के हल्के फुल्के क्वेश्चन होते ताकि आप वहां नॉर्मल हो जाए। और 20-22 मिनट का आपका इंटरव्यू चल रहा है, क्योंकि 5 बोर्ड है और एक बोर्ड 15 बच्चों का लेता है इंटरव्यू, 75 बच्चों का डेली इंटरव्यू इस बार हो रहा है। तो इस हिसाब से केवल 20-22 मिनट तक एक बच्चे का इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, तो बायोडेटा में आपका जैसे एकेडमिक्स इसके ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे, कहां आपने 10वीं 12वीं कॉलेज किया, आपके होम डिस्ट्रिक्ट और आपके संभाग पे प्रश्न होंगे। ठीक है, या जहां जहां कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, कई जिलों में एडुकेशन किए तो वहां के बारे में पूछा जा सकता है। इस तरह की चीजें, आपकी हॉबीज पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर क्वेश्चन होंगे, ये चीजें बायोडेटा बेस्ड हो गया। ठीक है, और फिर समसामयिकी से संबंधित प्रश्न, यानी आप जब वहां जाते हैं तो आपको कम से कम 5-6 महीनों का करंट अफेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी मेंस के बाद तक का सारा करंट अफेयर आप अच्छे से प्रिपेयर करें। लेकिन इंटरव्यू देने के 10 दिन 15 दिन पहले के न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, उनमें जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उनके आप नोट्स बनाए, उनको तैयार कर लीजिए। और जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस दिन का न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ के जाना चाहिए। हो सकता है बोर्ड मेंबर्स आज जो पढ़ के हैं, चूंकि लमसम सारे अखबारों में बड़ी खबरें हैं वो मिल ही जाती हैं, तो एक मेन जो उनकी थीम होती है वो आप पढ़ लेते हैं, इसलिए अखबार अवश्य पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो बायोडेटा और समसामयिकी इनके ऊपर आपसे वहां बातचीत होती है। और फिर आपका जो सब्जेक्ट है एकेडमिक सब्जेक्ट, जैसे कोई बीटेक है तो उससे पूछ लिया जाएगा, कोई डॉक्टर है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कोई मान लीजिए पीएचडी है तो उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, कोई ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे उनसे ज्यादा प्रश्न होते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको एकेडमिक सब्जेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ये प्रश्न आपको वहां पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी इस पे इंटरव्यू की क्लास जब हम लेंगे तो एक बहुत ही अच्छा इसका वीडियो मैंने बना रखा, आप निर्माण आईएएस के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाके देख सकते हैं, साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, वहां मैंने ये वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, उस पर काफी लंबा डिटेल डिस्कशन है, वहां आप उसको देखें। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें इसमें है। बायोडेटा चूंकि सबसे ज्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग मैं आपको कहूं कि 75% से ज्यादा, कई कई बच्चों से तो इसी के ऊपर हो जाता है ये बायोडेटा रिलेटेड। और बायोडेटा में आपकी हॉबीज आ गई, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आ गई। ठीक है, आपकी 10th 12th और कॉलेज आ गई। ठीक है, इसके अलावा आपका होम डिस्ट्रिक्ट आ गया, आपका संभाग आ गया, ये सारी चीजें। और करंट अफेयर तो इसके अंदर वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान, यहां तक कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर आपको देखना चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट है ये आपके एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर आपको देखना चाहिए। और वो बच्चे जो जॉब कर रहे हैं या सर्विस में हैं तो उनसे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कोई पटवारी है तो पटवारी से संबंधित कामकाज, कोई वीडियो है तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के कामकाज, कौन सी सरकारी योजना इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या चुनौती, उनसे संबंधित प्रश्न। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन, फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यू इससे पूछे जाएंगे। कोविड के ऊपर अभी खूब चर्चा हो सकती है, तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई टीचर है तो टीचर से संबंधित क्वेश्चन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऑल स्कीम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, इनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। तो यहां मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं कि जो भी आपकी सर्विस है इससे रिलेटेड एस्पेक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। और कुछ अन्य चीजें भी हो सकती हैं, अन्य बातें बहुत कुछ हो सकती है जो वहां पर साक्षात्कार के दौरान ही आपके साक्षात्कार लेने के क्रम में उनको पता चलता है। जैसे आप कोई उत्तर दे रहे हो और कोई एक चीज ऐसा बोल दिया जिसके ऊपर बोर्ड आपसे पूछ सकता है, तो आपका इंटरव्यू कैसे चलेगा, आपके अकॉर्डिंग चलेगा, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में नहीं होती है, इंटरव्यू की तैयारी आप डेली करते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो भी इंटरव्यू की तैयारी हो रहे हैं, आप कोई योजना से जुड़े हैं तो भी आप उसके बारे में जानिए। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू मतलब भाई आप अपने बारे में क्या जानते हैं उसको बेस्ट तरीके से दूसरों को बता दीजिए, जो पूछा जाए उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इन सब पक्षों के ऊपर वहां आपसे बात होगी। हम लोग कभी फिर इस इंटरव्यू के ऊपर एक क्लास ले लेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं समझा दूंगा।
तो अब मैंने आपको क्या बताया कि हम जो आरएस परीक्षा का परीक्षा पैटर्न है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। फिर से अब इसको मैं 2 मिनट के अंदर आपको समराइज कर देता हूं। तो बच्चों, आरएस का जो पैटर्न है इसमें पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण है मेंस और तीसरा चरण है इंटरव्यू। ठीक है। फाइनल रिजल्ट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, यह केवल पास करना जरूरी है। केवल पास करना जरूरी है, अंक नहीं जुड़ते हैं इसके। ये 2 चीजें आपने इसके बारे में विशेष जानी। ठीक है। एक पेपर होगा 3 घंटे का, मेंस इसमें 4 पेपर होंगे और 200 अंक का एक होगा, तो यहां आपको टोटल मिलेंगे 800 अंक। और जो साक्षात्कार है इसमें आपको मिलेंगे 100 अंक मैक्सिमम। ठीक है। अब इसमें कितने आप लाते हैं, फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, फाइनल रिजल्ट में आपके मेंस और इंटरव्यू यानी 800 प्लस 100 अंक जुड़ेंगे और ये होगा 900 अंकों में आपका कट ऑफ बनेगा। नॉर्मली इस बार प्रीलिम्स का जो जनरल का कट ऑफ गया वो 36% था, यानी 200 में 76 मार्क्स। अब आप सोच के देखिए, ये बहुत सिंपल एग्जाम है, चूंकि 36% पे आप पीटी पास कर लिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है क्योंकि इससे ज्यादा कोई ला ही नहीं पा रहा है मिनिमम। ठीक है ना, कट ऑफ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये टफ भी है तो सिंपल भी है। मेंस के अंदर भी अगर आप देखें तो लगभग 45 से 50% अगर आपके उत्तर मार्क्स से हैं तो आप पास हो जाएंगे। और इंटरव्यू में बच्चों जितने ज्यादा नंबर आप ला सकते, पिछली बार जैसे 100 में 92 हाईएस्ट मार्क्स आए थे। ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वहां पे तो 80 प्लस मार्क्स इजीली ले आते हैं। अबव एवरेज भी रहता है आपका, तो 70 से 80 के बीच में आप नंबर लाते हैं। और अगर मान लीजिए एकदम जनरल कैटेगरी मतलब सामान्य तरीके से आपका इंटरव्यू हुआ तो भी आप आराम से वहां 60 से 70 के बीच में मार्क्स ले आते हैं। और पुअर परफॉर्मेंस है तो आपके 40 से 60 के बीच में आपके मार्क्स आ जाते हैं वहां पे। तो ये ध्यान रखना है। तो आपका आरएस परीक्षा पैटर्न एकदम क्लियर हुआ। इसकी पढ़ाई आप घर पे भी कर सकते हैं और मैं काफी आपकी इसमें मदद करने वाला हूं। आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग इस चैनल के माध्यम से अब डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस करवाएंगे। आप आराम से इसमें पढ़िए और अपने फीडबैक देते रहिएगा। जैसे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो समय मिलते ही उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है। चलिए, आपको ये बहुत अच्छा अगर लगा तो मेरा ये नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, लाइक कीजिए, जो बेल आइकन है उसको दबाइए। ठीक है, ताकि आपको कुछ भी नोटिफिकेशन या कुछ भी इसमें अपडेट होता है तो तुरंत पता चल सके। और रेगुलर आप इससे जुड़े रहिए। ठीक है। जल्द ही आपको इकोनॉमी की क्लास हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं, 25 तारीख से ही होगी, 12 बजे से ये क्लास शुरू हो जाएगी। तो आप लोग भी जुड़िए। और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे कहीं भी पढ़े हैं, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे हरियाणा में, चाहे हिमाचल प्रदेश में या दिल्ली में या सीकर, बीकानेर या जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, गुजरात में कहीं भी आप मुझसे पढ़े हैं तो आप इस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा रहूंगा और आशीर्वाद आपको भी मिलता रहेगा। आप हमें भी मोटिवेट करते रहिए, इसको खूब ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। चलिए, थैंक यू, खुश रहिए।